प्रिय श्रोताओं, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा बालक जिसे स्कूल में दूसरों से अलग बैठाया जाता था, जिसे पानी पीने तक का समान अधिकार नहीं था, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का मुख्य निर्माता बना? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में अधिकांश लोग अपने सपनों का त्याग कर देते हैं, उन्हीं परिस्थितियों से उठकर कोई व्यक्ति करोड़ों लोगों की आशा बन जाए? यह कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अन्याय को अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया, जिसने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जिसने अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए संघर्ष किया जिनकी आवाज सदियों से दबाई जा रही थी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। इस यात्रा में अपमान था, संघर्ष था, असफलताएं थीं और ऐसे अनेक क्षण थे जब परिस्थितियां उनके विरुद्ध खड़ी थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बाधा को चुनौती दी और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया। इस ऑडियो बुक में हम उनके जीवन की उस अद्भुत यात्रा को जानेंगे, जो एक साधारण बालक से शुरू होकर संविधान निर्माता, समाज सुधारक और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बनने तक पहुंचती है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के संघर्ष, साहस और सफलता की इस प्रेरणादायक गाथा को। अध्याय 1। जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन। प्रिय श्रोताओं, 14 अप्रैल 1991 का दिन मध्य भारत के महू नगर में एक ऐतिहासिक शुरुआत का साक्षी बना। इसी दिन एक साधारण परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी। उस बालक का नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। वे अनुशासन प्रिय, शिक्षित और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उस समय जब समाज का बड़ा हिस्सा शिक्षा से दूर था, राम जी यह मानते थे कि शिक्षा ही मनुष्य को सम्मान और स्वतंत्रता दिला सकती है। उनकी माता भीमाबाई एक सरल, धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। परिवार समृद्ध नहीं था, लेकिन घर में संस्कार, अनुशासन और शिक्षा के प्रति गहरी आस्था थी। लेकिन जिस समाज में भीमराव का जन्म हुआ, वह समानता पर आधारित नहीं था। वहां जन्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। कुछ लोगों को हर सुविधा सहज रूप से मिलती थी, जबकि कुछ को सामान्य अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। बालक भीमराव ने बचपन से ही इन असमानताओं को महसूस करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर मनुष्य मनुष्य में इतना भेद क्यों है। कुछ ही समय बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उनकी माता का निधन हो गया। यह घटना उनके बचपन का सबसे गहरा आघात थी। मां का साया उठ जाने के बाद उनका जीवन पहले से अधिक कठिन हो गया। इसके बावजूद उनके पिता ने कभी भी बच्चों की शिक्षा को रुकने नहीं दिया। सीमित साधनों के बावजूद वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। भीमराव का बचपन लगातार स्थानांतरण और कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन इन परिस्थितियों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि मजबूत बनाया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में यह समझ लिया था कि जीवन आसान नहीं होता। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ती गई। वे किताबों में गहरी रुचि लेने लगे और हर नई बात को समझने का प्रयास करते थे। लेकिन स्कूल का वातावरण केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। वहां समाज की कठोर सच्चाइयां भी दिखाई देती थीं। कुछ बच्चों के साथ अलग व्यवहार किया जाता था। यह अनुभव भीमराव के मन में गहरे प्रश्न छोड़ गया। यही प्रश्न आगे चलकर उनके जीवन का आधार बने। समानता, न्याय और अधिकारों के प्रश्न। उनके पिता रामजी अक्सर उन्हें प्रेरित करते थे कि कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें अवसर में बदलना चाहिए। वे मानते थे कि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे भीमराव में एक विशेष गुण विकसित होने लगा, सोचने और प्रश्न करने की आदत। वे केवल चीजों को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उनके पीछे का कारण समझना चाहते थे। यही गुण आगे चलकर उनके महान विचारक बनने की नींव बना। बाल्यावस्था में ही उन्होंने महसूस किया कि समाज में बदलाव आवश्यक है। लेकिन उस समय वे केवल एक विद्यार्थी थे, जिसके हाथ में किताब थी और मन में अनेक प्रश्न थे। अभी उनकी यात्रा की शुरुआत ही हुई थी। आगे का जीवन उन्हें ऐसे अनुभव देने वाला था जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देंगे और उन्हें इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में शामिल कर देंगे। अध्याय 2। बचपन के संघर्ष और भेदभाव के अनुभव। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे भीमराव बड़े हो रहे थे, उनके जीवन में पढ़ाई केवल एक विषय नहीं रही, बल्कि एक रास्ता बन गई थी। एक ऐसा रास्ता
जो उन्हें समाज की सच्चाइयों से भी परिचित करा रहा था। स्कूल का वातावरण बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर बहुत कुछ ऐसा था जो एक छोटे बच्चे के मन पर गहरा असर डाल सकता था। कुछ बच्चों को कक्षा में अलग स्थान मिलता था, कुछ को पानी पीने के लिए भी विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। भीमराव ये सब देखते थे, समझते थे, लेकिन उस समय वे इतने बड़े नहीं थे कि इसका विरोध कर सकें। फिर भी उनके भीतर एक बात धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी, अपमान का दर्द और समानता की गहरी समझ। एक दिन की घटना उनके मन पर हमेशा के लिए छप गई। स्कूल में पानी पीने की आवश्यकता हुई, लेकिन वहां एक कठोर व्यवस्था थी। कुछ बच्चों को सीधे बर्तन से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के इंतजार में रहना पड़ता था। कभी कभी प्यास होने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिल पाता था। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह उस व्यवस्था की झलक थी जिसमें वे जी रहे थे। छोटे भीमराव के मन में यह प्रश्न बार बार उठता था कि आखिर मनुष्य में इतना अंतर क्यों किया जाता है? क्या जन्म किसी के अधिकार तय कर सकता है? क्या शिक्षा सभी के लिए समान नहीं होनी चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें कोई नहीं देता था, लेकिन ये प्रश्न उनके मन में गहराई से बैठते जा रहे थे। स्कूल में कुछ शिक्षक उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वे पढ़ाई में अच्छे थे और ध्यान से सीखते थे। लेकिन समाज की दीवारें कक्षा की दीवारों से बड़ी थीं। वहां एक अदृश्य विभाजन था जो हर जगह महसूस किया जा सकता था। भीमराव यह सब सहते थे, लेकिन टूटते नहीं थे। उनके भीतर एक अजीब सी शक्ति विकसित हो रही थी, चुपचाप सहने की नहीं, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति। उनके पिता राम जी उन्हें हमेशा प्रेरित करते थे कि शिक्षा ही जीवन बदल सकती है। वे अक्सर कहते थे कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि ज्ञान है तो रास्ता जरूर निकलता है। ये बातें भीमराव के मन में गहराई से उतर रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने यह समझना शुरू कर दिया कि जो भेदभाव वे देख रहे हैं वह केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी और इसे बदलना आसान नहीं था। लेकिन उनके मन में एक और बात भी जन्म ले रही थी, यदि यह व्यवस्था गलत है तो इसे बदला भी जा सकता है। यह विचार उस समय एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन यही विचार आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। समय बीतता गया और भीमराव की शिक्षा आगे बढ़ती गई। वे पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन करने लगे। उनके शिक्षक उनकी प्रतिभा को पहचानने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद समाज का व्यवहार समान नहीं था। कभी कभी उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था जहां उनकी उपस्थिति को भी अलग तरीके से देखा जाता था। यह अनुभव उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना को और मजबूत करता गया। वे अब केवल एक विद्यार्थी नहीं थे, वे एक ऐसे बालक बन रहे थे जिसके मन में समाज को लेकर गहरे प्रश्न थे। उनके भीतर दो भावनाएं साथ साथ विकसित हो रही थीं, एक ओर दर्द और अपमान का अनुभव और दूसरी ओर ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। यही दो भावनाएं आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी आसान नहीं थी। कभी कभी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी शिक्षा को कभी रोका नहीं गया। भीमराव ने धीरे धीरे यह सीख लिया था कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन रुकना नहीं है। उनका मन अब केवल स्कूल तक सीमित नहीं था। वे सोचने लगे थे कि समाज इतना असमान क्यों है और क्या इसका कोई समाधान हो सकता है। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन उनके विचार बड़े होते जा रहे थे। एक दिन उनके जीवन में एक और अनुभव आया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। यह अनुभव सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार के रूप में था। अलगाव, दूरी और अनकहा भेदभाव, यह सब उन्हें यह महसूस करा रहा था कि वे दूसरों की तरह पूरी तरह स्वीकार नहीं किए गए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने खुद से एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इसे अपने भीतर दबाया नहीं, बल्कि इसे समझने की कोशिश की। यही वह मोड़ था जहां भीमराव केवल एक विद्यार्थी नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे विचारशील व्यक्ति बनने की ओर बढ़ने लगे जो भविष्य में समाज को चुनौती देने वाला था। उनके भीतर एक दृढ़ संकल्प बन रहा था, यदि जीवन में समानता नहीं है तो उसे लाया जाना चाहिए। समय के साथ उनकी पढ़ाई और सोच दोनों गहरी होती गईं। वे अब केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते थे, बल्कि जीवन को भी पढ़ने लगे थे। और यही जीवन का अध्ययन आगे चलकर उन्हें एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता बनाने वाला था। लेकिन अभी यह यात्रा शुरुआती चरण में थी। संघर्ष अभी जारी था और भी बहुत कुछ देखना, समझना और झेलना बाकी था। और शायद यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व की असली नींव रख रहा था। अध्याय 3,
उच्च शिक्षा की यात्रा और विदेश प्रवास। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे भीमराव अंबेडकर आगे बढ़ रहे थे, उनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। बचपन के संघर्ष और सामाजिक अनुभवों ने उनके मन में यह बात गहराई से बैठा दी थी कि यदि जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है, तो शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है। इसी सोच के साथ उनकी शिक्षा यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली थी, जहां साधारण अध्ययन नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा और दुनिया को समझने की दिशा में कदम बढ़ने थे। उनकी प्रतिभा को धीरे धीरे लोग पहचानने लगे थे। पढ़ाई में उनकी लगन और समझने की क्षमता उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग बनाती थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका ध्यान कभी शिक्षा से नहीं भटका। समय के साथ उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आया, जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सहायता और अवसर प्राप्त हुए। यह वह क्षण था जिसने उनके भविष्य की नींव को और मजबूत कर दिया। मुंबई जैसे बड़े शहर में अध्ययन करते हुए उन्होंने न केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि समाज की विविधता और असमानताओं को और गहराई से समझा। यहाँ उन्हें यह एहसास हुआ कि संघर्ष केवल छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संरचना का हिस्सा है। इसी दौरान उनके भीतर एक और सपना आकार लेने लगा, दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में अध्ययन करना और ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझना। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। उन्हें विदेश जाकर अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो उस समय किसी भी भारतीय युवा के लिए अत्यंत दुर्लभ था। विदेश की भूमि पर पहुंचकर उनके सामने एक बिल्कुल नया संसार खुला। वहां का शैक्षणिक वातावरण, स्वतंत्र विचारधारा और अध्ययन की गहराई ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने वहां अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और कानून जैसे विषयों का गंभीर अध्ययन किया। यह अध्ययन केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि समाज को समझने और सुधारने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा था। विदेश में रहते हुए उन्होंने यह भी महसूस किया कि असली ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, बल्कि विभिन्न समाजों और संस्कृतियों को समझने में भी होता है। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया और अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। यह समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां उनका व्यक्तित्व एक साधारण विद्यार्थी से एक गंभीर विचारक की ओर विकसित हो रहा था। हालांकि विदेश में अध्ययन आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयां और अकेलापन उनके सामने चुनौतियां थीं। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने अपने समय का पूरा उपयोग अध्ययन और शोध में किया। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को प्राप्त करना था जो आगे चलकर समाज के काम आ सके। धीरे धीरे उन्होंने यह समझना शुरू किया कि सामाजिक असमानता केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक प्रश्न है। इस समझ ने उनके विचारों को और गहराई दी। उनकी सोच अब केवल अपने समाज तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह व्यापक मानवता के स्तर पर पहुंचने लगी थी। विदेश में बिताया गया यह समय उनके जीवन का वह चरण था जिसने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आगे चलकर भारत के संविधान निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब वे केवल एक डिग्री लेकर नहीं लौट रहे थे। वे अपने साथ एक नई सोच, एक गहरी समझ और समाज को बदलने का संकल्प लेकर लौट रहे थे। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं थी, बल्कि एक नए विचार की शुरुआत थी। और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें समाज सुधारक, आंदोलनकारी और अंततः भारत के संविधान निर्माता के रूप में स्थापित करने वाली थी। अध्याय 4, भारत वापसी और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत। प्रिय श्रोताओं, विदेश में लंबी और गहरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब भीमराव अंबेडकर भारत लौटे, तो वे केवल एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। वे एक ऐसे विचारक बन चुके थे जिनकी सोच अब वैश्विक अनुभवों से परिपक्व हो चुकी थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में जो देखा था, उसने उनके मन में यह विश्वास और मजबूत कर दिया था कि समाज में परिवर्तन संभव है, यदि उसे सही दिशा और सही नेतृत्व मिले। लेकिन भारत लौटते ही उन्हें एक बार फिर वही वास्तविकता दिखाई दी जिससे वे बचपन से परिचित थे। सामाजिक असमानता और भेदभाव की कठोर सच्चाई, विदेश की स्वतंत्र सोच और भारत की जटिल सामाजिक संरचना के बीच का अंतर उन्हें गहराई से महसूस हुआ। यहाँ शिक्षा थी, प्रतिभा थी, लेकिन अवसर समान नहीं थे। यही बात उनके भीतर एक नए संघर्ष को जन्म दे रही थी।
भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय तक विभिन्न कार्यों में योगदान दिया। वे अर्थशास्त्र और कानून के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन उनका मन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था। उनके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वे उस समाज को बदलना चाहते थे जिसने उन्हें और लाखों लोगों को वर्षों से असमानता में रखा था। धीरे धीरे उन्होंने यह समझ लिया कि केवल पढ़ाई या नौकरी से समाज नहीं बदलता। समाज को बदलने के लिए संगठित प्रयास, जागरूकता और आंदोलन की आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। उन्होंने वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं था, बल्कि लोगों को यह समझाना था कि वे भी सम्मान और अधिकार के हकदार हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका ज्ञान और तर्क था। वे किसी भी बात को भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव के आधार पर रखते थे। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को सुनने और समझने लगे। उन्होंने समाज में फैली उन परंपराओं और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू किया जो समानता के सिद्धांत के विपरीत थीं। उनका मानना था कि यदि किसी व्यवस्था में इंसान को इंसान के रूप में सम्मान नहीं मिलता, तो उस व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनों और समूहों के माध्यम से वंचित समाज की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि सोच को बदलने वाले विचारक थे। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। समानता कोई कृपा नहीं है, बल्कि एक अधिकार है। भारत के सामाजिक वातावरण में उस समय यह विचार बहुत क्रांतिकारी था, लेकिन उन्होंने कभी भी विरोध के डर से अपने विचारों को पीछे नहीं हटाया। वे जानते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन उसका आधार मजबूत होना चाहिए। इसी अवधि में उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए लेखन और भाषणों का सहारा लिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा ही वह साधन है जो किसी भी समाज को सशक्त बना सकता है। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। उनकी यह सोच धीरे धीरे लोगों के बीच प्रभाव डालने लगी। हालांकि उनके विचारों का विरोध भी हुआ। कई लोग उस समय की पारंपरिक व्यवस्था को बदलने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भीमराव ने विरोध को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया। वे जानते थे कि हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत विरोध से ही होती है। भारत वापसी के बाद यह चरण उनके जीवन का वह समय था जब वे केवल एक विद्वान नहीं रहे, बल्कि एक सामाजिक आंदोलनकारी के रूप में उभरने लगे। यही वह समय था जब उनके जीवन का उद्देश्य और स्पष्ट होने लगा। समाज में समानता स्थापित करना और वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाना। और इसी उद्देश्य ने उन्हें आगे चलकर उन ऐतिहासिक आंदोलनों की ओर अग्रसर किया जिन्होंने भारतीय समाज की नींव को हिलाकर नई दिशा दी। अध्याय 5, महाड़ सत्याग्रह और समानता का संघर्ष। तो चलिए, अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष सिर्फ विचारों तक नहीं रहा, बल्कि जमीन पर उतरकर एक वास्तविक आंदोलन बन गया। हम जहां रुक गए थे, वहां से कहानी अब और गंभीर हो जाती है। भारत का समाज उस समय कई परतों में बंटा हुआ था। कुछ अधिकार केवल कुछ लोगों तक सीमित थे और बाकी एक बड़े वर्ग को सामान्य सुविधाओं से भी दूर रखा जाता था। पानी जैसा साधारण अधिकार भी बराबरी से उपलब्ध नहीं था। और यहीं से शुरू होती है महाड़ की वह घटना जिसने इतिहास को हिला दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने अब यह साफ समझ लिया था कि केवल भाषणों और विचारों से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब लोग अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े होते हैं। महाड़ में एक साधारण दिखने वाला जल स्रोत था, चावदार तालाब। लेकिन उस समय यह तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि सामाजिक भेदभाव का प्रतीक बन चुका था। और अब सवाल यह था कि क्या यह स्थिति हमेशा ऐसे ही रहेगी या इसे बदला जा सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने इसी सवाल को वास्तविकता में बदलने का निर्णय लिया। जैसे जैसे लोग इस आंदोलन के लिए एकत्र होने लगे, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। ये डर का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का आंदोलन था। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि वे भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। जब डॉक्टर आम्बेडकर वहां पहुंचे, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। वे उस पूरी पीढ़ी की आवाज थे जिसे वर्षों से दबाया गया था। उस दिन जो हुआ, वह केवल एक घटना नहीं थी, वह एक संदेश था कि समानता कोई कृपा नहीं, बल्कि अधिकार है। और यही वह पल था जिसने आने वाले समय में सामाजिक सुधार की पूरी दिशा बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाड़ सत्याग्रह के बाद परिस्थितियां और भी जटिल होने वाली थीं। विरोध भी बढ़ेगा, संघर्ष भी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही एक नई चेतना भी जन्म लेगी जो भारत के सामाजिक ढांचे को धीरे धीरे बदल देगी।
और अब हम आगे बढ़ते हैं उस संघर्ष की ओर जहां यह लड़ाई और भी व्यापक रूप लेती है। अध्याय 6, राजनीतिक संघर्ष और पूना पैक्ट। तो चलिए, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का संघर्ष केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे भारत की राजनीति और सत्ता संरचना से जुड़ जाता है। हम अब उस दौर में हैं जहां भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसी आजादी के भीतर एक बड़ा सवाल छिपा हुआ था। क्या सभी वर्गों को सच में बराबर अधिकार मिलेंगे? डॉक्टर आंबेडकर इस सवाल को बहुत गहराई से देख रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल था। इसी समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, जहां भारत के भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा हो रही थी। डॉक्टर आंबेडकर भी इस चर्चा का हिस्सा बने। यह पहली बार था जब वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने समाज की आवाज को मजबूती से रख रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि यदि भारत को सच में लोकतंत्र बनना है, तो समाज के हर वर्ग को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। यदि कुछ वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। इस विचार ने राजनीतिक हलकों में गहरी बहस छेड़ दी। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया, अलग निर्वाचन प्रणाली का प्रस्ताव, जिसमें वंचित वर्गों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। यह निर्णय डॉक्टर आंबेडकर के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके अनुसार यह उन लोगों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति देने का प्रयास था जिनकी आवाज अब तक दबाई गई थी। लेकिन इसी मुद्दे पर देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। महात्मा गांधी ने इस निर्णय का विरोध किया और इसे समाज में विभाजन का कारण बताया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यह केवल राजनीतिक मतभेद नहीं रहा, बल्कि नैतिक और सामाजिक बहस में बदल गया। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और पूरा देश एक तनावपूर्ण स्थिति में आ गया। डॉक्टर आंबेडकर के सामने अब एक बहुत कठिन निर्णय था। एक तरफ उनके समाज के अधिकार थे और दूसरी तरफ एक राष्ट्रव्यापी संकट। ये वह क्षण था जहां विचार और मानवता दोनों की परीक्षा हो रही थी। कई दौर की बातचीत और चर्चा के बाद एक समझौता सामने आया, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते में वंचित वर्गों को आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, लेकिन अलग निर्वाचन प्रणाली की जगह संयुक्त प्रणाली को स्वीकार किया गया। डॉक्टर आंबेडकर ने इस समझौते को पूरी तरह आसान निर्णय के रूप में नहीं देखा था। यह एक कठिन समझौता था, जिसमें लाभ और सीमाएं दोनों थीं, लेकिन उन्होंने इसे उस समय की परिस्थिति में एक व्यावहारिक समाधान के रूप में स्वीकार किया। उनका उद्देश्य केवल टकराव नहीं था, बल्कि अपने समाज के लिए वास्तविक और लागू होने योग्य अधिकार सुनिश्चित करना था। पूना पैक्ट भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने पहली बार यह स्थापित किया कि वंचित वर्गों के अधिकार केवल नैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा भी है। इस घटना के बाद डॉक्टर आंबेडकर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। वे अब केवल एक सामाजिक सुधारक नहीं थे, बल्कि भारत की भविष्य की राजनीतिक संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक बन चुके थे। लेकिन यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती अभी आगे थी, एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो स्वतंत्र भारत की नींव बनेगा। अध्याय 7, श्रमिकों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकार। तो चलिए, अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का संघर्ष सिर्फ राजनीति या सामाजिक आंदोलनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सीधे समाज के हर उस हिस्से तक पहुंचने लगता है जहां असमानता गहराई से जमी हुई थी। अब कहानी केवल एक वर्ग की नहीं थी। अब यह कहानी थी श्रमिकों की, महिलाओं की और उन सभी लोगों की जिनकी आवाज लंबे समय से अनसुनी की जा रही थी। डॉक्टर आंबेडकर ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर किसी समाज को सच में बदलना है, तो बदलाव केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि हर स्तर पर होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उस समय कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बेहद कठिन थी। लंबे घंटे, कम वेतन और असुरक्षित माहौल उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उनके पास अपनी बात रखने का कोई मजबूत माध्यम नहीं था। डॉक्टर आंबेडकर ने इस स्थिति को केवल एक समस्या नहीं माना, बल्कि इसे एक सामाजिक अन्याय के रूप में देखा। उन्होंने श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, उचित वेतन और सुरक्षा के अधिकार की बात उठाई। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक स्वतंत्रता अधूरी है।
धीरे धीरे वे श्रमिक आंदोलन से भी जुड़ने लगे और उनकी आवाज को नीति और कानून के स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे। लेकिन उनका संघर्ष यहीं तक सीमित नहीं था। वे जानते थे कि समाज का एक और बड़ा हिस्सा है जिसे सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है, महिलाएं। उस समय महिलाओं की स्थिति भी कई तरह की सामाजिक और पारिवारिक सीमाओं में बंधी हुई थी। शिक्षा, संपत्ति और अधिकारों के मामले में उन्हें बराबरी नहीं दी जाती थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस असमानता को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जितना उन्होंने जातिगत भेदभाव को देखा था। उनका मानना था कि कोई भी समाज तब तक प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक उसकी आधी आबादी को समान अधिकार न मिले। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार, शिक्षा और कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके विचार उस समय के लिए काफी आगे की सोच वाले थे, लेकिन वे अपने विचारों पर अडिग रहे। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। यदि महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए, तो समाज कभी भी संतुलित और न्यायपूर्ण नहीं बन सकता। इसी अवधि में उन्होंने विभिन्न मंचों और चर्चाओं में लगातार यह बात रखी कि कानून केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए होना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर का दृष्टिकोण हमेशा व्यावहारिक था। वे केवल आदर्शों की बात नहीं करते थे, बल्कि उन आदर्शों को लागू करने के रास्ते भी खोजते थे। उनकी सोच का केंद्र हमेशा एक ही रहा: समानता, स्वतंत्रता और सम्मान। धीरे धीरे उनके विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक के रूप में देखने लगे जो समाज के हर वर्ग के लिए सोचता है। उनका संघर्ष अब एक व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन का रूप ले चुका था, और इसी व्यापक सोच ने उन्हें उस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया जहां वे आने वाले समय में भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करने वाले थे। लेकिन अभी यह यात्रा अपने अगले बड़े पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां निर्णय केवल आंदोलनों के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की संरचना के होने वाले थे। अध्याय 8: संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। तो चलिए, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन केवल एक आंदोलनकारी या सुधारक का नहीं रह जाता, बल्कि वे सीधे भारत के भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। अब कहानी किसी एक आंदोलन की नहीं है। अब यह कहानी है उस दस्तावेज की जो आने वाली पीढ़ियों के अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की नींव तय करने वाला था: भारतीय संविधान। जब स्वतंत्र भारत की कल्पना साकार होने लगी, तब सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि देश कैसे चलेगा, किन नियमों पर चलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हर नागरिक को सच में बराबरी मिलेगी? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर को इस प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मिली। उन्हें प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह केवल एक पद नहीं था, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब उनके कंधों पर यह भार था कि वे ऐसा संविधान तैयार करने में नेतृत्व करें जो विविधता से भरे इस देश को एकता में बांध सके और हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसमें अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण और कई बार तीखी बहसें भी होती थीं। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे भावनाओं से नहीं, तर्क और न्याय के आधार पर निर्णय लेते थे। वे हर विषय को गहराई से समझते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि जो भी नियम बने वह केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी लागू हो सके। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था समानता। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी भी नागरिक के साथ उसके जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकारों को बहुत मजबूत आधार दिया। स्वतंत्रता, समानता और न्याय को केवल आदर्श नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। यह वही सोच थी जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में जिया था। संविधान सभा के भीतर कई बार मतभेद भी हुए, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने हमेशा संवाद और तर्क के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की। वे जानते थे कि यह दस्तावेज केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाली सदियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए हर शब्द, हर अनुच्छेद और हर सिद्धांत को बहुत सोच समझ कर लिखा गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके नागरिकों के अधिकारों में होती है। यदि नागरिक सुरक्षित हैं, समान हैं और स्वतंत्र हैं, तभी देश मजबूत बन सकता है। धीरे धीरे संविधान का मसौदा तैयार होने लगा और अंतिम रूप की ओर बढ़ने लगा। जब संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, तब यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था,
यह करोड़ों लोगों के सपनों और संघर्षों का परिणाम था। यह वह क्षण था जब डॉक्टर आम्बेडकर का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने केवल संविधान नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें भारत का हर नागरिक सम्मान और अधिकार के साथ जी सके। लेकिन इस उपलब्धि के पीछे वर्षों का संघर्ष, अध्ययन और अनुभव था। और यही कारण था कि उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उनके सामने एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आने वाली थी, कानून मंत्री के रूप में देश को दिशा देना। अध्याय 9, कानून मंत्री के रूप में योगदान और इस्तीफा। तो चलिए, अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत की सरकार का हिस्सा बनते हैं और उन्हें देश के पहले कानून मंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब तक उनकी यात्रा संघर्ष, आंदोलन और संविधान निर्माण तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। कानून को केवल लिखना नहीं, बल्कि उसे देश की वास्तविक व्यवस्था में लागू करना। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ ही कई जटिल समस्याएं भी सामने खड़ी थीं। समाज में गहरी असमानताएं थीं, आर्थिक चुनौतियां थीं और प्रशासनिक ढांचा अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है यदि लोगों को समान अवसर और न्याय न मिले। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना शुरू किया। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि कानून केवल कागज पर न रहे, बल्कि वह वास्तविक जीवन में लोगों की रक्षा कर सके। वे विशेष रूप से सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकारों और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत रहे। उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी। कानून का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। इसी दौरान उन्होंने हिंदू कोड बिल पर काम शुरू किया, जो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इस बिल के माध्यम से वे महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे मामलों में समान अधिकार देना चाहते थे। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर देश के राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी विरोध हुआ। कई लोगों को यह परिवर्तन बहुत बड़ा और अचानक लग रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विरोध को ध्यान से सुना, लेकिन अपने विचारों से पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि समाज में वास्तविक सुधार तभी संभव है जब कानून समय के साथ आगे बढ़े। हालांकि लगातार विरोध और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह बिल पूरी तरह स्वीकार नहीं हो सका। यह स्थिति उनके लिए बहुत निराशाजनक थी। डॉक्टर अंबेडकर केवल पद या शक्ति के लिए काम नहीं कर रहे थे। उनका उद्देश्य समाज में वास्तविक बदलाव लाना था। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके विचारों को वह समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यह उनके सिद्धांतों की ताकत को दर्शाता है। उनका मानना था कि यदि वे अपने मूल विचारों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो पद पर बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। उनके इस्तीफे ने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी। कुछ लोगों ने इसे विरोध के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे सिद्धांतों पर आधारित निर्णय माना। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, डॉक्टर अंबेडकर अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करते थे। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने यह दिखाया कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। और यहीं से उनकी यात्रा एक नए चरण की ओर बढ़ने वाली थी, एक ऐसी दिशा जहां वे धर्म और जीवन दर्शन की ओर अग्रसर होने वाले थे। अध्याय 10, बौद्ध धर्म की ओर यात्रा और जीवन दर्शन। तो चलिए, अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के उस अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां उनका संघर्ष केवल समाज और राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आत्मा, विश्वास और जीवन दर्शन की खोज बन जाता है। अब तक की यात्रा में उन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की, कानून बनाए, संविधान लिखा, अधिकारों की लड़ाई लड़ी। लेकिन अब उनका सवाल और भी गहरा हो गया था। क्या केवल कानून बदलने से समाज बदल जाता है? इसी सोच के साथ उनका ध्यान धीरे धीरे धर्म और मानव जीवन के मूल सिद्धांतों की ओर जाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह अनुभव किया था कि सामाजिक असमानता केवल बाहरी व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह सोच और विश्वास की गहराई में भी जमी हुई है। उन्होंने विभिन्न धर्मों और उनके सिद्धांतों का अध्ययन बहुत गहराई से किया। उनका उद्देश्य किसी धर्म का विरोध करना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि कौन सा मार्ग मानव समानता और गरिमा को सबसे अधिक समर्थन देता है। लंबे अध्ययन और चिंतन के बाद उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा।
उन्हें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत करुणा, समानता और अहिंसा बहुत गहराई से प्रभावित करते थे। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की वैज्ञानिक और मानवीय पद्धति है। धीरे धीरे उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे उस मार्ग को अपनाएंगे जो उनके जीवन भर के संघर्षों और विचारों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया। 1956 में नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक और वैचारिक घोषणा थी। यह संदेश था कि मनुष्य की गरिमा किसी जन्म या परंपरा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके विचार और कर्म पर निर्भर करती है। इस निर्णय ने पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक दृष्टि से देखा, लेकिन कई लोगों के लिए यह आत्मसम्मान और सामाजिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह निर्णय उनके जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जिस समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की थी, उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाकर दिखाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका संदेश और अधिक स्पष्ट हो गया था। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और समानता सबसे बड़ा सिद्धांत। हालांकि उनका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन उनके विचार और भी मजबूत हो चुके थे। वे लगातार लेखन और चिंतन में लगे रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों से सीख सकें। उनका अंतिम समय भी संघर्ष और विचारों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक पूर्णता के साथ जिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सोचा। और इसी के साथ उनकी जीवन यात्रा हमें इस संदेश पर छोड़ती है कि यदि मनुष्य में साहस, ज्ञान और आत्मसम्मान हो, तो वह इतिहास की दिशा बदल सकता है। तो चलिए, अब हम इस लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं था। यह उस विचार की कहानी थी जो कहता है कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके कर्म और उसके साहस से तय होता है। हमने इस ऑडियो बुक में देखा कि कैसे एक छोटे से बालक ने असमानता और भेदभाव के बीच अपनी शिक्षा को हथियार बनाया। कैसे उसने विदेश जाकर ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसी ज्ञान को अपने समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। हमने देखा कि कैसे उन्होंने महाड़ जैसे आंदोलनों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया कि अधिकार कोई उपहार नहीं होते, बल्कि वे जन्मसिद्ध होते हैं। हमने यह भी समझा कि कैसे वे राजनीतिक संघर्षों से गुजरते हुए पूना पैक्ट तक पहुंचे और फिर संविधान सभा में भारत के भविष्य की नींव रखी। और अंत में हमने यह भी देखा कि कैसे उन्होंने केवल कानून ही नहीं बनाए, बल्कि जीवन के दर्शन को भी समझा और बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने विचारों को एक अंतिम दिशा दी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि व्यक्ति के भीतर ज्ञान पाने की इच्छा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस हो, तो वह दुनिया बदल सकता है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। आज भी जब हम अपने समाज, अपने अधिकारों और अपने भविष्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के विचार हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। वे आज भी जीवित हैं, हमारे संविधान में, हमारे अधिकारों में और उस सोच में जो समानता की बात करती है। तो आइए हम उनके जीवन से यह संकल्प लें कि हम भी अपने समाज में न्याय, समानता और शिक्षा के मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि डॉक्टर अंबेडकर जी की यह प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और कहानियों के लिए। धन्यवाद।